क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इस चैप्टर का वीडियो 1 पहले जारी हो चुका। अब आज हम करेंगे वीडियो 2 और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। यहाँ हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। कोशिका संरचना, कोशिका जिससे हमारा शरीर या किसी भी ऑर्गेनिज्म जीवधारी का शरीर बना है, कोशिका से बना है, उसकी सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है, यह हम पढ़ चुके हैं। उस कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं और वह कोशिका क्या कार्य हमारे शरीर में करती है, यह जानेंगे हम जानते हैं कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन्स यानी अंग होते हैं प्रत्येक जीवधारी के, और प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है। जैसे हमारे आँख, कान, नाक, इन सब के अंगों के कार्य हम सब जानते ही हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदरूनी अंग भी होते हैं, जैसे भोजन नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हम पढ़ते हैं। लीवर, ये भोजन को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, डाइजेशन पाचन में काम आते हैं। यानी ये सभी ऑर्गन्स हैं। इंटरनल ऑर्गन भी होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन भी बॉडी के अंदर होते हैं। सिमिलरली पौधे के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे रूट है, वो हमारी अर्थ से, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज लवण को अब्जॉर्ब करती है, सोखती है। जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, उनका कार्य है भोजन, पौधे के लिए भोजन का निर्माण करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। पौधे का भोजन पत्तियों में बनता है। यहाँ हम जानें कि क्या ये ऑर्गन हैं, ये भी और छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक अंग और छोटे भाग से मिलकर बना होता है, जिसे हम ऊतक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे हम टिश्यू कहते हैं। और यह जो टिश्यू है, यह किससे मिलकर बना है? यह ग्रुप ऑफ सेल्स से, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं के समूह से बनता है, जो एक जैसा कार्य करती हैं। हमारे शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, एक ही टाइप की नहीं होती। ग्रुप ऑफ कुछ सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी, एक समान कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करता है। जैसे भोजन को पचाने का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कह सकते हैं। इसी तरह से अन्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को दूसरे टाइप का टिश्यू कह सकते हैं। यहाँ हम जान चुके हैं कि ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज से और टिश्यूज बनती हैं सेल्स से, कोशिकाओं से। हिंदी में कहें तो और अंग बनते हैं ऊतकों से और ऊतक बनते हैं कोशिकाओं से। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ
द सेल। हमारी जो कोशिका है जिससे जीवधारी का शरीर बना होता है, वह सेल जो है कोशिका, उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं यह हम जानेंगे। यहाँ हम 3 पार्ट्स को जानेंगे। कोशिका की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका की झिल्ली भी कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। दूसरा, सेल के अंदर भरा हुआ एक पदार्थ होता है, एक गाढ़ा पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और एक भाग है कोशिका का न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी सेल के, जो कि सभी कोशिकाओं में होते हैं। कोशिका को हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोशिका के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है, गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, गाढ़ा पदार्थ, इसको तो हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और यह एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। यह झिल्ली कहलाती है मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हिंदी में कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इस कोशिका के अंदर यह जो गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, यह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और प्रत्येक कोशिका के भीतर एक लगभग सेंटर में होता है ये भाग कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ हम ध्यान रखें कि कोशिका के 3 मूल घटक हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक तो उसकी प्लाज्मा झिल्ली, एक उसमें भरा हुआ जीव द्रव्य, और एक उसके बीच में स्थित केंद्रक। जो जीव द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक होता है, ये दोनों ही कोशिका की झिल्ली के अंदर होते हैं। यह हम पढ़ ही चुके हैं। कोशिका की झिल्ली के अंदर ही तरल पदार्थ भरा होता है, और उसके जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसी के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, जीव द्रव्य। न्यूक्लियस होता है केंद्रक। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। यह मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है। जैसे कई सारी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, एक सेल है, फिर दूसरी सेल है, तीसरी सेल है। एक सेल और दूसरी सेल के बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यह अलग करती है एक सेल को दूसरी सेल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यह मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि कुछ मटेरियल को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए, और कुछ को नहीं भी करते। इसी तरह से कुछ मटेरियल को बाहर जाने के लिए इजाज़त देते हैं, और कुछ को नहीं जाने देते। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य है, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है। छिद्र युक्त होती है, ये कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है, और कुछ को अंदर आने नहीं देती। इनवर्ड और आउटवर्ड, अंदर और बाहर आने जाने के लिए यह नियंत्रित करती है। यहाँ एक एक्टिविटी है, हमें एक्टिविटी के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने का जब भी अवसर मिले ज़रूर करना चाहिए, और जब तक ना मिले तब तक उसकी थ्योरी कैसे करना है वो ध्यान में रखें, ताकि जब भी मौका मिले हम वो
एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। यहाँ एक कोशिका हमको देखनी है। अभी तक हम पढ़ते आए सेल, कोशिका के बारे में। अब हम कोशिका को देखने का, स्वयं से देखने का अवसर है। अनियन प्याज है। प्याज की ऊपर की जो पिंक कलर गुलाबी कवर होता है उसको हटा लें और उसके बाद उसकी जो वाइट लेयर है प्याज की, सफ़ेद जो अंदर से होता है, उसकी एक लेयर, पतली सी लेयर लें। उस लेयर को हमें रखना है एक कांच की स्लाइड, ग्लास स्लाइड, जिसके अंदर हमने एक ड्रॉप पानी भी रखा हुआ है, एक बूंद पानी की भी रखी हुई है। उसके अंदर हमने इसको रखा है। इस थीन लेयर, अभी तक हमने क्या किया है, एक प्याज लिया है, ऑनियन, उसकी ऊपर की पिंक कलर गुलाबी कवर का जो कवर है, उसका कलर का कवर, उसको हटा लिया है। अंदर से जो सफ़ेद भाग है, उस सफ़ेद भाग की एक बहुत ही बारीक थिन लेयर, बारीक परत हमने ली। उस परत को हमने कट कर लिया, छोटे से टुकड़ा उसका ले लिया एक, और उसको हमने रखा है एक कांच की स्लाइड के ऊपर, और उसके अंदर हमने एक बूंद पानी भी लिया है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अब एक बूंद उसके अंदर एक और मटेरियल हम डालेंगे, मिथाइलिन ब्लू, जो कि लैब में अवेलेबल होता है, विज्ञान की प्रयोगशाला में। इसकी बजाय एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, वह भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हमें यूज़ करना है। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इस अनियन के, प्याज की जो लेयर है, इसके की कोशिकाओं को, सेल्स को देखें तो वो हमें क्लियर दिखाई देती हैं, क्लियरिटी के लिए है। ऐसा करने के बाद अब हमने उस पतली परत के ऊपर एक बूंद पानी में उसको रखा था, मिथाइलिन ब्लू उसमें डाला था। उसके ऊपर एक कांच की बहुत ही बारीक कवर स्लिप होती है, जो कि प्रयोगशाला में हमें मिलती है, वो रख देंगे। इस प्रकार से रखेंगे उसके ऊपर कि कोई एयर बबल हमें दिखाई ना दे, कोई एयर बबल ना बन जाए, हवा का बुलबुला ना बन जाए। अच्छे से रखेंगे उस कवर स्लिप को, और अब उसको एक माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे, और फिर हमको प्याज की कोशिकाओं की झिल्ली हमें दिखाई देगी। इस प्रकार से यह प्रयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें दिखाई देगी प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, जिसके अंदर हमें न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई देगा, और उसके अंदर जो खाली जगह है यह साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य। यह जो है ये केंद्रक है, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक हमें दिखाई देगा। और ये सब उसकी सेल मेम्ब्रेन है, शेल मेम्ब्रेन है, एक कोशिका है, उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी कोशिका है, और इसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती, सेल मेम्ब्रेन है। और क्योंकि यह एक पौधे की कोशिका कहेंगे अनियन, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्लांट सेल होती है, पौधे की कोशिका, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ते हैं। यह हम पढ़ ही चुके हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, यह हमारी माना एक सेल हो,
ये उसका न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियस और यह सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली के बीच जो भी भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। यहाँ सेल वॉल का हम आगे पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन का यूज़ क्या है। सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल को शेप देती है, एक आकृति। प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही एक कोशिका को उसकी आकृति शेप मिलती है। प्लांट्स की सेल्स के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक कवर, एक लेयर, मोटी लेयर, थिक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। जैसे यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके चारों ओर एक और लेयर भी होती है जिसको ये वाली लेयर सेल वॉल कहलाती है। यह अलग से होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एडिशनल लेयर क्या कार्य करती है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? एडिशनल लेयर जो है यह प्रोटेक्शन का कार्य करती है। प्लांट्स के लिए यह प्लांट की सेल्स के लिए प्रोटेक्शन का कार्य। प्रोटेक्शन किस मामले में? प्रोटेक्शन यह है टेम्परेचर, क्योंकि पौधे एक ही जगह के ऊपर रहते हैं तो उन्हें हर प्रकार के टेम्परेचर से, कभी टेम्परेचर कम होता है, कभी ज़्यादा होता है तापमान, कभी सर्दी गर्मी, उसको सहन करने के लिए, या कभी हाई विंड स्पीड, बहुत तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, या एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर, नमी, ह्यूमिडिटी कभी कम होती रहती है, कभी ज़्यादा रहती है। क्योंकि पौधा मूव नहीं कर सकता अपनी इच्छा अनुसार, इन कंडीशन से दूर नहीं हो सकता, इसलिए इसको एक और सेल वॉल दी गई है सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्रोटेक्शन के लिए। सेल्स, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, एक्सपेरिमेंट करने के जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए, जिस प्रकार से हमने अनियन पील को, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को देखा है, ऐसे ही आप यहाँ स्लाइड बना सकते हो। पत्ती के अंदर कोशिका देखना, लीव्स ऑफ कौन से प्लांट की, इन प्लांट्स की लीव्स को देखने में आसानी रहती है माइक्रोस्कोप के नीचे। ट्रेडेस्केंसिया, इलोडिया और रोइयो ये प्लांट हैं, इनकी लीव्स को देखने में आसानी रहती है इनकी स्लाइड तैयार करने में। हम ये आसानी से देख सकते हैं इन प्लांट्स को। हम अपने आसपास या नर्सरी के अंदर, हम पौधे की जो नर्सरी हैं उनके अंदर देख सकते हैं। इनकी पिक्चर्स को गूगल पे भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से एक बार देख सकते हैं आप। ये पिक्चर हैं ट्रेडेस्केंसिया प्लांट की लीव्स के चित्र हैं, आसानी से हम देख सकते हैं। इसी तरह से अन्य पौधों को हम अपनी नर्सरी के अंदर देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं, यह सब प्लांट सेल्स की बात थी। अभी हम एनिमल सेल कैसे देख सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अपनी चीक, जो हमारी चीक गाल है, गाल के अंदर के हिस्से से थोड़ा सा हम
एक यहाँ से लेंगे कुछ हिस्सा, बहुत थोड़ा सा, जो टूथपिक होती है या कोई मैच स्टिक जिसका ऊपर का हिस्सा ब्रोकन किया है, जो मसाला होता है उस पर का, उसको हटा करके थोड़ा उसकी सहायता से हमारी जो गाल है उसके अंदर के हिस्से को हम उससे स्क्रैप करें, थोड़ा सा खुरचें बिना किसी नुकसान पहुंचाए। और जो भी हमें खुरचने से मिला उसको एक कांच की स्लाइड पर, जो हमने एक बूंद पानी डाला हुआ है उसके अंदर उसको रख दें। उसके अंदर जिस प्रकार से पहले हमने मिथाइलिन ब्लू डाला था 1-2 बूंद, या फिर उसकी जगह एक और आयोडीन सॉल्यूशन डाल सकते हैं। अब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इस बार भी हमें काफ़ी सेल्स दिखाई देंगी और उसमें हम आसानी से सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का गाढ़ा तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य और केंद्रक यानी न्यूक्लियस देख सकते हैं। सेल वॉल अब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में, जो एडिशनल कवर होता है। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, वो जंतु कोशिका में नहीं होती। जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो यह हमें क्लियर दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म ये हिस्सा और बाहर की मेम्ब्रेन झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, और ये जो न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर की जो ये परत होती है, ये जो होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर की जो ये है लेयर उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सबसे बाहर वाली जो सेल है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर कई सेल्स हैं, ये कोई एक सेल नहीं है, 1 2 3 4 5 सेल्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। चीक सेल्स के अंदर मनुष्य की गाल के की कोशिकाओं का यहाँ चित्र दिखाया है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर मिलता है। अब हम सभी पार्ट्स को देख रहे हैं। अभी हमने मेम्ब्रेन को देख लिया था, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी साइटोप्लाज्म जान चुके हैं हम कि यह एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में, अभी जैसे फिर से देख लेते हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली, बीच में न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, और जो भी कुछ भरा होता है इसके अंदर ये वाला हिस्सा, ये ही कहलाता है साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। जेली लाइक सब्सटेंस गाढ़ा तरल पदार्थ है, लिखा है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। और सेल के काफ़ी अन्य पार्ट्स भी होते हैं जो हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे कई अंग उसके अंदर होते हैं। कोशिका के काफ़ी सारे अंग अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, जीव द्रव्य के अंदर ही रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन उनके नाम हमें जानना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स। ये इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं जो कि 9th क्लास में पढ़ेंगे, उन सब के कार्य फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। हम मेन बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ पढ़ रहे थे, एक तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, एक साइटोप्लाज्म, और नेक्स्ट अपने को पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल का बहुत ज़रूरी भाग है। यह ज़्यादातर गोल, स्पेरिकल गोल होता है और सेल के ज़्यादातर सेंटर में होता है, बीच में। इसको भी आसानी से हम माइक्रोस्कोप के नीचे, अभी देखा ही है हमने, देख सकते हैं। देखा जा सकता है आसानी से। और इसके जो चारों ओर, जैसे फिर से हम बार बार बना ही सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, रिवाइज हो जाती है ऐसे करने से। बीच में हमारा
न्यूक्लियस है जिसकी अभी बात करें, यह अंदर न्यूक्लियस का पार्ट है, लेकिन ये जो बाहर न्यूक्लियस के चारों ओर जो लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। यह मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है, छोटे छोटे इसके अंदर छेद हैं, और यह भी कुछ मटेरियल को अपने अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, और अपने अंदर से भी कुछ, न्यूक्लियस के अंदर से भी कुछ मटेरियल को बाहर जाने देती है आउटवर्ड, और कुछ को नहीं जाने देती। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। दिस मेम्ब्रेन इज पोरस, छिद्र युक्त होती है, अलाउ करती है मटेरियल्स को आने जाने के लिए। अब हम और ज़्यादा हाई पावर की, मैग्नीफिकेशन पावर की माइक्रोस्कोप को यूज़ करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी हमें एक और छोटी स्फेरिकल बॉडी दिखाई दे, इसके अंदर, न्यूक्लियस के भी अंदर, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, और इसको हिंदी में न्यूक्लियोलस भी कह सकते हैं या केंद्रिका, केंद्रिका कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर अभी केंद्रिका, इसके अलावा भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, कुछ धागे जैसी संरचनाएं हम फिर से बना लेते हैं। यह हमारी सेल मेम्ब्रेन, यह हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोमोसोम्स, या हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और इन गुणसूत्रों के ऊपर छोटे छोटे जीन्स होते हैं, दानेदार, हम कहें कि छोटे छोटे इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, हिंदी में भी उसको जीन्स कहते हैं। और ये जीन क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं करैक्टर्स को, लक्षणों को, पेरेंट्स से उसकी संतति, संतान में, जनक से, पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों में उनके लक्षण, माता पिता के लक्षण स्थानांतरित होते हैं। हम कहते हैं कि जैसे माता पिता की जैसे कि आइज़ का कलर, या जैसे घुंघराले बाल हैं मदर के, तो चांस है कि किसी उनके बच्चे के भी हो भी या नहीं भी हो सकते। तो यह एक लक्षण है, यह एक कैरेक्टर है कि घुंघराले बाल, इस घुंघराले बाल के कैरेक्टर को पेरेंट से संतान में ले जाने के लिए कौन जिम्मेवार है, जीन्स। जीन्स किसके ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर, गुणसूत्र के ऊपर जीन्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस किस में होता है, सेल में होता है। ये सभी क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र कब देखे जा सकते हैं, ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, जब एक सेल टूटती है, डिवाइड होती है एक से दो भाग में, केवल तभी हम इनको देख सकते हैं। जीन के बारे में थोड़ा और बारे में बताया इसके बारे में कि जीन एक यूनिट है इनहेरिटेंस की, आनुवंशिकता की एक इकाई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिकता का अर्थ है कि ट्रांसफ़र, कुछ कैरेक्टर्स का, कुछ लक्षणों का, कुछ बॉडी के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे हाइट है, हम देखते हैं माता पिता की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की भी हाइट ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है ना भी हो। उनका कलर जैसा है, हो सकता है पेरेंट्स का जैसा कलर है माता पिता में से, उसमें से किसी एक का कलर
उनकी संतान में भी हो, तो यह ट्रांसफ़र जो होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर्स का, यह किसके कारण पॉसिबल है? जीन्स के कारण। और ये जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर होते हैं, गुणसूत्रों पर होते हैं। यूअर पेरेंट्स से पास हो जाते हैं आपके अंदर। ये जैसे एग्जाम्पल है, फादर की ब्राउन आई है तो हो सकता है हमारी भी ब्राउन आईज हों। मदर के करली हेयर हैं, घुंघराले बाल हैं, तो हो सकता है हमारे भी हों, और हो सकता है ना भी हों, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स भी मदर और फादर दोनों हैं, तो हो सकता है उनके कम्बिनेशन की वजह से, जीन्स के आपस में कंबाइन होने की वजह से कोई और लक्षण भी आ सकते हैं। संभावना किसी हो सकता है कि मदर फादर दोनों में ही नहीं हो तो भी हमारी संभावना हो सकती है, ज़रूरी नहीं। एक साइंस है, इसी को हम हेरिडिटी, आनुवंशिकता बोलते हैं। हेरिडिटी एक साइंस है जिसके अंदर यही स्टडी किया जाता है कि किस प्रकार से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं मदर फादर के कैरेक्टर्स को, लक्षणों को पेरेंट्स अपनी संतान में आने के लिए। उस पूरी साइंस को बोलते हैं हेरिडिटरी। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने न्यूक्लियस के बारे में एक तो ये पढ़ लिया कि इसका रोल है इनहेरिट करने में, यानी ट्रांसफ़र करने में लक्षणों को। दूसरा रोल है कि यह पूरी जो सेल होती है, जिस तरह से हमारी बॉडी का, जो शरीर का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, ऐसे ही पूरी जो कोशिका है उस कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब एक प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट। इसको हिंदी में कहें तो जीव द्रव्य। हमने थोड़ी सी पीछे कहो कि गलती की, कि फिर से रिवाइज करते हैं कि यह हमारी शेल है, मेम्ब्रेन, यह न्यूक्लियस है, और इसके बीच में जो भरा हुआ पदार्थ है इसको हमने जीव द्रव्य नाम दे दिया गलती से। अगर पीछे हमने बोला है तो जीव द्रव्य ना कहकर इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम साइटोप्लाज्म कहते ही हैं। यहाँ हमने उसको साइटोप्लाज्म ही कहा है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो केंद्रक है, इसके अंदर जो हमारा पदार्थ भरा हुआ है इसे हम कहते हैं केंद्रिक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कहा जाता है इसके अंदर भरे हुए पदार्थ को। तो ये जो केंद्रक द्रव्य है और यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है, ये पूरे को, दोनों को मिला करके बनता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में कहें तो इसको प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या शामिल है? साइटोप्लाज्म भी, और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसको भी मिला करके क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। पहेली बहुत ही जिज्ञासु है, पहेली जानना चाहती है, इसका अपना क्वेश्चन है पहेली का। यह बीच बीच में क्वेश्चन अराइज करती है। जो सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की सेल्स रहती हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं और दूसरी होती हैं यूकार्योटिक सेल्स। यूकार्योटिक सेल्स दो प्रकार की सेल्स हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन ऑर्गेनिज्म को प्रोकार्योट्स कहते हैं। जिनके अंदर यूकार्योटिक सेल्स होती हैं
उन ऑर्गेनिज्म को यूकारियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसी सेल्स जो कि जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। और जिन इनके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत छोटे जीव हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने जा। बैक्टीरिया है, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गा जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, नाभिक या केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। ऐसी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हमने अभी जितनी भी सेल्स पढ़ी हैं, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है अंदर, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये है मेन डिफरेंस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये झिल्ली नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल सभी ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मान लो कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा यानी जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी यूकैरियोट्स ही हैं, यानी उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं। जब हमने ऑब्जर्व किया अनियन सेल्स को, प्याज की झिल्ली की जो सेल्स थी, कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो हमें जो जीव कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर खाली जगह मिलती है, खाली जगह दिखाई देती है। उस खाली जगह को बोलते हैं वैक्यूल। हिंदी में उसको रिक्तिका कहा जाता है। यह अकेली भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि अनियन सेल में। और जो ज़्यादातर जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं किसमें? प्लांट की सेल्स में। यह आगे हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। उसमें ये लिखा जाएगा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें ये जो वैक्यूल्स हैं, पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका हैं वो बड़ी होती हैं ज़्यादातर। लेकिन जो एनिमल सेल हैं, जंतु कोशिका, उसके अंदर जो वैक्यूल्स या रिक्तिका होती हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉलर होता है। तो ये खाली जगह होती हैं। क्या होती है रिक्तिका? नाम से ही है इसका, रिक्त स्थान, खाली जगह, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, खाली दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर होती हैं। कहाँ? साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के, कोशिका द्रव्य के अंदर। ये हमारी कोशिका है, ये केंद्रक है, बीच में ये सब भरा है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, और इसमें ऐसी खाली जगह, कुछ भी नहीं, ऐसी खाली जगह। यहाँ तो न्यूक्लियर मटेरियल था लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इन खाली जगहों को, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स या रिक्तिका। ये खाली जगह को रिक्तिका कहा गया है। ये प्लांट सेल में बड़ी होती हैं, एनिमल सेल में छोटी होती हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, उसके अंदर कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, कुछ रंगीन आकृतियाँ दिखाई देंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स।
उन्हें प्लास्टिड कहा जाता है। अगर यह प्लास्टिड ग्रीन कलर का है तो हम इसे हिंदी में हरित लवक कहेंगे और इंग्लिश में इसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। फिर से हम देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम, ये जो सेल है ये वाली सेल प्लांट सेल है और ये वाली सेल एनिमल सेल है। यह यानी पादप कोशिका पौधे की और यह जंतु कोशिका है। इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर ग्रीन है भी नहीं, येलो भी है, यानी जैसे भी कलर की ये स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड ये केवल प्लास्टिड प्लांट सेल में होती हैं। अगर ये स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की हैं तब इनका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। हिंदी में इन्हें हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, जो कि हमने 7th क्लास में पढ़ा है, जिसकी वजह से लीव्स अपना भोजन बनाती हैं क्लोरोफिल की वजह से। वो क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर होता है। तो हरित लवक वास्तव में एक प्रकार का प्लास्टिड है। प्लास्टिड किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन यदि ये ग्रीन कलर में है तब इसको क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है। यह केवल और केवल प्लांट सेल्स में मिलेगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं होता। यहाँ डायग्राम में हमें हर चीज़ दिखाई दे रही है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो कि सेल वॉल, एक ये ध्यान रहे, सेल वॉल केवल प्लांट्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट्स में होता है। और यह जो वैक्यूल्स, इतना बड़ा वैक्यूल, ये इतनी बड़ी खाली जगह, यह बिग वैक्यूल्स केवल प्लांट्स में होते हैं वैक्यूल्स ये रहे एनिमल सेल के अंदर भी, लेकिन स्मॉल साइज में। ये डिफरेंस है। यहाँ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, क्लोरोफिल होता है, वो उनकी सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए। प्लांट और एनिमल सेल में कंपैरिजन अभी इसमें बताया कि कौन कौन से फीचर्स प्लांट्स में होते हैं और कौन कौन से एनिमल सेल में होते हैं। इनका डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ कंपैरिजन है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखें। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहे। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन होती है केंद्रक के चारों ओर, वो दोनों में है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। जो उसके अंदर गाढ़ा पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, दोनों में होता है। प्लास्टिड जो कि रंगीन स्ट्रक्चर हैं, अगर वो हरे कलर की हैं तो हरित लवक कहा जाता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं, यहाँ एब्सेंट हैं। वैक्यूल्स का साइज़ प्लांट सेल में बिग वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं। इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। इस तरह से हम अपने
एनसीईआरटी के चैप्टर 8 को के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। धन्यवाद।